दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ मज़ेदार टॉपिक हम लाए हैं, उनके बारे में थोड़ा मोटा-मोटी जानकारी दे देते हैं। कुछ अच्छी न्यूज़ हैं जो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी लेकर आए हैं हम लोग, है ना? और अब करना क्या है इसके बाद? तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 अच्छी न्यूज़ हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। एक तो है कि हमने सेटा साइन किया है किसके साथ? यूके के साथ। क्योंकि भारत बैक टू बैक हर कंट्री के साथ एफटीए साइन कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें सबसे पहला जो हमारा जी7 के साथ कोई अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, तो पहली कंट्री कौन सी है? वो यूके है। मोटी-मोटी बातें इसमें जान लेते हैं कि इसमें होगा क्या? तो एक नेगोशिएशन बहुत सालों से चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई पूरी दुनिया में अभी हाल ही के घटनाक्रम में कि इससे फिर हमने अपनी जो प्रयासों की गति थी उनको और तेज किया। भारत की तरफ से बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि डिले कर रहे थे हम लोग के साथ, हमारा नेगोशिएशन इस तरीके से चल रहा था। तो उसमें निकल के जो लब्बो-लुआब आया है पूरी ट्रेड डील में हमारा, वो क्या लब्बो-लुआब आया है और ये कब से प्रभावी होगा उसका भी हमने ड्यूरेशन लिखा है। ये अभी 2026 में 15 जुलाई को ये प्रभावी रूप से जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका धरातल पर मूर्त रूप ले लेगा। तो इसमें मोटी-मोटी चीज़ें हैं कि भारत और यूके के बीच में व्यापार आर्थिक एवं व्यापार समझौता, समझे? कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा हमने अभी साइन किया और सेटा इम्प्लीमेंट कब से हो जाएगा? तो ये इम्प्लीमेंटेशन होगा आपका जुलाई से, 15 जुलाई, मिड जुलाई से हमारा ये चालू हो जाएगा और उसमें चीज़ें क्या-क्या हैं, मोटी-मोटी चीज़ें। तो ये सबसे पहली बात है कि ये जी7 का पहला देश बना जिसने भारत के साथ एफटीए साइन किया है। बात समझ में आई? दूसरी चीज़ें हैं कि इसमें भारतीय निर्यातकों को यूके के बाज़ार में जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भारत के जो एक्सपोर्टर हैं, उनको यूके के बाज़ार में 99% टैरिफ में रिलीफ मिलेगा। 99% चीज़ों पर फ्री है, बिल्कुल टैरिफ फ्री हैं वो चीज़ें। बात समझ रहे हो? और हमने इम्पोर्ट पे कितने परसेंट पे लगाया है? तो 90%। यानी वहाँ से जो चीज़ें इम्पोर्ट होंगी, वो 90% चीज़ें हमारे यहाँ फ्री ट्रेड रहेंगी। 10% चीज़ों पर, गुड्स पर हम क्या लगाएँगे? टैरिफ लगाएँगे। बात समझ में आ रही है? इस जो चीज़ें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनमें मोटी-मोटी चीज़ें क्या हो रही हैं? आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि अगर आपने अच्छा खासा पैसा कमा रखा है, तो आपके लिए जो मर्सिडीज़, आप सोचो आप कितने परसेंट है? हमने 90% टैरिफ कम किए हैं। 90% चीज़ों पर 10% टैरिफ लगाया जा रहा है, यानी कि 90% तो पहले फ्री हैं। जो वहाँ से चीज़ें आएँगी, उन पे क्या हो रहा है? हमने टैरिफ घटाकर ज़ीरो कर दिया है। अब जो 10% चीज़ें बची हैं, उनमें जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ की, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमने क्या किया? हमने उसके 90% टैरिफ घटा दिए हैं, केवल 10% टैरिफ हम लगा रहे हैं। अब सोचो जो 1 करोड़ की मर्सिडीज़ आ रही थी, वो 1 करोड़ की मर्सिडीज़ अगर मान लो उस पे 1 करोड़ रुपए टैक्स लग रहा था हमारा, और अगर हमने उस पे 90 लाख रुपए कम कर दिए हैं, तो वो कितना टैक्स लगा केवल? वो लगा केवल 10 लाख रुपए। तो हमारा जो मोटा-मोटी जो चीज़ें हैं, अब हर घर में बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, रोल्स रॉय, ये जो महँगी कारें थीं, जो यूके बेस्ड थीं, वो हमारे भारत में अब क्या होंगी? हर घर में दिखेंगी आपको। ऐसे मोदी जी की योजना नहीं होती कि हर घर जल नल योजना, ऐसी अब होगी कि हर घर मर्सिडीज योजना, हर घर बीएमडब्ल्यू योजना। तो हर घर, जैसे वो मोदी जी को एक वो डायलॉग पसंद आ गया था कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का सफर हम करवाएंगे। और अभी जब जेवर एयरपोर्ट के कुछ लोग गए, तो योगी जी ने उनको साकार भी किया, हवाई चप्पल पहनाई गई उन्हें, विशेष रूप से उसकी फोटो भी खींची गई। और जो बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय जी, वो इसको ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, एनडीए की गवर्नमेंट में हम क्या कर रहे हैं? हवाई चप्पल से हवाई सफर तक का जो हवाई जहाज तक का जो सफर है, उसको पूरा करा रहे हैं। बात समझ में आई आपके? तो ये चीजें अभी मोटा-मोटी रही। इसमें कुछ चीजें ऐसी भी रही, जैसे 90% चीजें हैं उन पे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, उन पे बिल्कुल 0% टैरिफ है। 10% में कौन-कौन सी चीजें हैं उन पे भी आएँगे, है ना? भारत से यूके में आयात होने वाली लगभग 90% टैरिफ, जो टैरिफ लाइन है, 92% वस्तुएँ आती हैं इन सब में। इसका वॉल्यूम कितना है? टोटल गुड्स का कितना है? 92%। 92% टैरिफ लाइन बोल रहे हैं हम, है ना? पर शुल्क जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसमें ब्रिटिश कारें, प्रसिद्ध बाइक, विस्की शामिल है। अब जो विस्की है भारत में, जो लोग शौकीन हैं,
जो अपने आप को मानते हैं कि थोड़ा रॉयल्टी के उस मैं इसका खैर मैं मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं इन चीज़ों का वो समर्थक हूँ ना विरोधी हूँ। वो आपकी व्यक्तिगत चॉइस है, आपका व्यक्तिगत पराक्रम है और उसमें मैं कुछ ज़्यादा कमेंट करूँगा नहीं, निजी ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। तो इसके तहत ऑटोमोबाइल टैरिफ को 100% से घटाकर 90% कर दिया गया है। दूसरी चीज़ क्या हुआ और ये कितना हो गया? टैरिफ को पूरी तरह से हटा लिया गया, लेकिन इसमें एक कंडीशन जोड़ दी गई कि वो जो अगर 10% टैरिफ भी हम लगा रहे हैं, वो उन वस्तुओं पर लगेगा जिनका वॉल्यूम कितना हो 40,000 जीबीपी, यानी कि जो ब्रिटिश पाउंड होता है 40,000 ब्रिटिश पाउंड के बराबर अगर उसकी वैल्यू है, तो उस पर क्या करेंगे हम ये टैरिफ 90% घटा देंगे। लेकिन अगर 90% तक टैरिफ उस पर घटाएंगे, लेकिन अगर वो 40,000 ब्रिटिश पाउंड से ज्यादा की कीमत की वस्तु है, तो फिर उस पर क्या करेंगे हम, फिर अलग तरीके से उसको अलग कैटेगरी में रखकर उस पर अलग तरीके से डील करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, श्रम गतिशीलता और सेवा क्षेत्र में क्या हुआ है कि हमारे जो आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, जो आईआईटी का नाम से पास आउट बंदे हैं, जो लड़के यहाँ से जाते हैं ग्रेजुएशन करके, एमटेक करके, बीटेक करके, उनको क्या करेंगे हम, उनको डिजिटल गवर्नेंस और हेल्थ केयर के क्षेत्र के लिए साल भर में लगभग 100 अतिरिक्त वीजा और आसान नियम बनाएंगे। वीजा क्यों आसान करेंगे वो लोग? क्योंकि उन्हें वहां के अपनी कंट्री के ऑपरेशन के लिए, अपने देश की तरक्की के लिए भारत का टैलेंट इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, यूके के जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, उसके लिए क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि भाई वो वीजा नियमों को थोड़ा सा अपने फ्लेक्सिबल बना रहे हैं, लचीला बना रहे हैं, और यहां से वीजा की जो संख्या है उसको और बढ़ा रहे हैं, ताकि वहां पर आईटी से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग, और ये बात अपनी बड़कपन है इस बात में भारत का कि हमारे जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड लोग हैं, उनकी दुनिया में धूम मची पड़ी है। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने कानूनों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाई है, लचीलापन लाया है। तीसरी चीज जो है, कुशल श्रमिकों और छात्रों के लिए वीजा मापदंडों में ढील दी गई है। अभी जो वीजा के नियम थे वहां बहुत सख्त थे। अब जो उन्होंने अपने साथ अभी एग्रीमेंट चल रहा है, या हमने जो सेटा साइन किया है, उसके तहत ये चीज निकल के आई है कि भाई हम वीजा जो जो हम एजुकेशन वीजा जो होता है उसको भी थोड़ा सा लचीला बनाएंगे। इससे क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ की जो प्रमुख यूनिवर्सिटियां हैं उनमें पढ़ने के लिए सुगमता से जा सकते हैं। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा योगदान पर दोहरे कराधान, जैसे डबल टैक्सेशन को कम करने का प्रयास होता है, वहां पर क्या चीजें चलती हैं कि उसमें अगर कोई चीज ऐसी होती है तो वहां डबल टैक्सेशन का सिस्टम है, उसमें भी अब वो कह रहे हैं हम रिलैक्सेशन देंगे। ठीक है, और क्या है, संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षण मिला है, जैसे भारत का जो है घरेलू उद्योग, उसको हमने ज्यादा नहीं खोला है। विशेष रूप से किसानों और डेयरी के तहत अभी बहुत ज्यादा, अभी हमारा जब ट्रेड डील हो रही है यूएसए के साथ, बहुत ज्यादा हंगामा काटा गया पूरे देश में। विपक्ष ने कहा सत्ता पक्ष से देश की, के साहब आपने तो अमेरिका के हाथों देश को बेच दिया। सत्ता पक्ष का यह तर्क था कि मैंने डेयरी इंडस्ट्री के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, इसीलिए अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर दे रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि हमारे डेयरी सेक्टर में उसकी एंट्री हो जाए। अब इससे होता क्या है, कोई भी वहाँ की जो का नाम से व्यवस्था है पशुओं को चारा देने की, या वहाँ पर जो सप्लीमेंट दिए जाते हैं पशुओं को, उसमें यह माना जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसे तत्व भी मिलाए जाते हैं जिनमें कुछ नॉन वेज के जो पार्टिकल्स हैं वो मिला के फिर उनको जो प्रोडक्शन है उनको बढ़ाने के लिए वो लोग इस तरीके के यूज करते हैं। हमारे यहाँ खैर ये व्यवस्थाएं नहीं हैं। हमारे यहाँ जो गाय वगैरह हैं हम उनको बहुत सेंसिटिव तरीके से देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दूध केवल अपने न्यूट्रिशन का पूर्ति का एक आधार नहीं है। दूध, दही, घी, ये सारे के सारे हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू को भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम ऐसी चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाते हैं और वो हमारे लिए एक संवेदनशील मामला बन जाता है ना। इतिहास में कई बार जो कारतूस बने उनमें एक भ्रम फैलाया गया था कि साहब ये कारतूस गाय की चर्बी से बने हैं, तो बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया था। तो हम लोग इस चीज को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, गवर्नमेंट इस चीज को जानती है, इसलिए वो डेयरी सेक्टर को इन सारी चीजों से दूर रखना चाहती है। हमारे जितने भी एफटीए साइन हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, जिनके साथ हम नेगोशिएशन में भी हैं, उनमें सबसे बड़ी एक चीज है कि हमने अपने डेयरी सेक्टर को किसी के भी नाम नहीं किया है, किसी को भी उसमें एंट्री नहीं दी है। और दुनिया इस बात को जानती है कि भारत में जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूमिंग मार्केट है,
वो 150 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का है। सोचो, अगर एक बड़ी से बड़ी कंपनी अगर यहाँ पर हम एक्सेस दे देते हैं तो हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, जो छोटे उद्योग हैं, जो डेयरी सेक्टर से रिलेटेड उद्योग हैं, वो सारे के सारे तबाह हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनके संरक्षण के लिए ये सारी व्यवस्थाएं करी हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जैसे इसमें अपवाद क्या क्या हैं जिनको हमने नहीं खोला है, तो डेयरी उत्पाद हैं, हमने उसमें किसी को भी एंट्री नहीं दी, तो हमने यूके को भी नहीं दी। हमने मोटे अनाज जो हैं हमारे मिलेट्स जिन्हें बोलते हैं, उनके प्रति हम बहुत सेंसिटिव हैं, उनके लिए भी हमने किसी को, अब सोचो हम मक्का को अगर वहां से इंपोर्ट करने लगे यूएसए, और वहां पे तो बहुत सारा मक्का होता है, तो अगर हमने उन्हें इस बात की अनुमति दे दी तो सोचो वो इतना मक्का डंप कर देंगे इंडिया में कि बाकी सारी की सारी चीजें हमारे लिए ओवरलोड हो जाएंगी और वो स्थिति को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो हमने मोटे अनाज को भी हमने वहां से उस सूची से बाहर रखा है। हमने खाद्य तेल, तिलहन, सेब और अन्य कई सब्जियों को इस रियायत सूची से बाहर रखा है जिसमें हम एफटीए नहीं चाहते हैं। हमने उनके इंपोर्ट पे इन चीजों में बैन लगा रखा है, या इतनी आसानी से हमने उनको एक्सेस नहीं दिया है, उनके लिए अलग शर्तें होंगी। ठीक है। अब भारत का मुख्य लाभार्थी क्षेत्र क्या है भारत में? तो भारत जो निर्यात करेगा यूके को, ज्यादातर जो इससे जिन जिन सेक्टर्स को बेनिफिट होने वाला है उनमें सबसे पहला है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी अच्छे से बूम करेगी। अभी हमारा सबसे बड़ा जो लोकल कॉम्पिटिटर है वो कौन है? बांग्लादेश। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतने बड़े देश होके भी हम बांग्लादेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कम से कम कंपटीशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है। बांग्लादेश की ज्यादातर इकोनॉमी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर टिकी हुई है, और बांग्लादेश में जो का नाम से कपड़ा बनता है, ये मुझे कहते हुए कोई वो नहीं है, ये हमारी बुराई है कि हम उनसे अच्छी क्वालिटी आज तक प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के वो हैं जो बांग्लादेश में हमें देखने को मिलते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहली चीज जो हम बेनिफिट उठाएंगे वो क्या होगा? हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या बूम मिलेगा कि हमारे यूरोप में, यूके में हमारे कपड़े, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 0% का टैरिफ के साथ एंट्री मिलने वाली है। ये सुविधा भी बांग्लादेश के साथ नहीं है, और इसमें मार्जिन बहुत कम होता है, 7 से 8, 10%, 5%, 4% का मार्जिन होता है। अब सोचिए कि अगर 10%, 20% की कोई चीज है, हमें अगर कोई वही टी शर्ट अगर यहां से यूके भेजना है, हम 100 रुपए में भेज रहे हैं, और बांग्लादेश वही उसी क्वालिटी की टी शर्ट अगर 115 में बेच रहा है, क्योंकि उसके ऊपर 15% का एडिशनल टैरिफ लगा हुआ है, तो उसमें कौन बाजी मार ले जाएगा? तो इंडिया का जो टेक्सटाइल हब है वो उसमें बाजी मार ले जाएगा। और इस बात से माना जा रहा है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की अब बूम करने वाली है। बात समझ में आई? अगर आप लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं, अगर सोच भी रहे हैं, तो कुछ ऐसा सिनेरियो हम बता सकते हैं कि कुछ इन चीजों में आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं अगर व्यापार करने की इच्छा है। बात समझ में आई? तीसरी चीज, प्रसंस्कृत खाद्य और सामग्री उत्पाद, समुद्री उत्पाद जो हमारे सी फूड हैं, उनको हम क्या करेंगे? इस सूची में है तो वो भी अच्छे खासे तरीके से, जैसे हमारे यहाँ की फिश है, बहुत सी जेली फिश वगैरह, बहुत सी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनमें 0% का टैरिफ लगा हुआ है। तो इससे हमारी जो मरीन, जो हमारी वो है समुद्री उत्पाद हैं, प्रसंस्करण खाद्य है, इन सब चीजों को क्या मिलेगा? इन लोगों को भी बूम मिल जाएगा, और ये भी हमारे कम टैरिफ में वहां पर, या 0% टैरिफ में वहां पर एंट्री लेंगे, और ये इंडस्ट्री भी हमारी बूम करने वाली है। तीसरी जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी क्षेत्र है वो है चमड़ा। चमड़ा जो कानपुर में सब जगह बनता है हमारे यहाँ। चमड़ा कहाँ? भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, और यूरोप उसका सबसे बड़ा मतलब वो है कि वहाँ पे हमारा देश का चमड़ा जाता है। वो इन चीज़ों को बहुत तरीके से बनाते हैं, क्योंकि यूरोप में ज़्यादातर क्या चलता है? चमड़े की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, लेदर, अलग अलग क्वालिटी का लेदर चलता है। तो हमारी जो चमड़ा इंडस्ट्री है वो भी बूम करने वाली है। फुटवियर, फार्मास्यूटिकल, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वहां पर भी भारत, चूंकि भारत यार बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, दुनिया भर को हम एक्सपोर्ट करते हैं। जेनरिक दवाओं में तो भारत का कोई तोड़ नहीं है। दुनिया को अगर भारत जेनरिक दवाएं देना बंद कर दे तो आप मान लीजिएगा कि कई तरह की डिजीज हैं जिन पर कंट्रोल पाना ही मुश्किल, असंभव है। तो हमारी ये सॉफ्ट पावर भी है। कहीं भी आप देखो, कोरोना में आप देखो, सबसे ज्यादा हम लोगों ने
यहाँ से जेनरिक दवाएं भेजी हैं, वरना स्थितियां इतनी खराब हो सकती थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें रहीं। और इंपोर्ट में हमें क्या क्या लाभ मिल रहा है? तो इंपोर्ट में हमें मुख्य आयात जो है, लाभार्थी क्षेत्र जो हमारे हैं वो कौन सी है, वहां से जो लाभ कमाएंगे वो कौन से हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर जो हमने पहले बता दिया, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, रोल्स रॉय हैं, ये जो जायंट प्लेयर हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल कारें जो अभी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर अभी जो गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि अगले 6 साल में इस पे जो टैरिफ है वो 0% कर देना है। ठीक है, टैक्स फ्री की सूची में रख देना है। क्योंकि इससे क्या होगा? क्योंकि ये वातावरण के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, वातावरण में इससे शुद्धता आती है। तो भारत का ये लक्ष्य है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इंडस्ट्री है, वो उसके माध्यम से अगर कोई इनिशिएटिव भारत में लिया जा रहा है तो हम उस पर 0% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, प्रीमियम वाहन और स्प्रिट, वित्तीय और कानूनी सेवाएं जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उन सब पे हमने क्या किया है? 0% ड्यूटी लगाई है। उच्च तकनीक वाले मशीनरी और उपकरण, कई ऐसी मशीनें हैं जो उच्च तकनीक से लेस रहती हैं, उनके ऊपर भी भारत ने अपनी सुविधा के हिसाब से 0% टैरिफ लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, इस टैरिफ का पूरा लब्बो लुआब आप समझ चुके होंगे, है ना? और भारत ब्रिटेन विजन 2035 का केंद्र बिंदु जो है, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना करना है? 2030 तक हम लोगों के जो आपसी व्यापार का हमारा लक्ष्य है, भारत और यूके के बीच में द्विपक्षीय व्यापार, वो $100 अरब का है 2030 तक, है ना? अमेरिकी डॉलर हमें 100 अरब अमेरिकी डॉलर का हमें 2030 तक अपना द्विपक्षीय व्यापार है उसको बढ़ाना है। और इससे भारतीय इकोनॉमी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, बूम करेगी। सोचो, एक समय चाइना ने ये सारी चीजें कर रखी थी, चाइना आज कहाँ पहुंचा? अगर हमने उस समय अपनी आर्थिक गतिविधियों को दुनिया के लिए खोला होता, 1991 का अगर रिफॉर्म नहीं आया होता, एलपीजी की नीतियां नहीं आई होती, तो आज हम जिस स्थिति में हैं उससे भी नीचे स्तर पे होते। बात समझ में आ रही है आपके, है ना? और इसकी प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं? तो गैर टैरिफ बाधाएं, यूके के कड़े श्रम कानून जो हैं वो इसमें बहुत बड़ी बाधक बनते हैं, है ना? क्योंकि वहां पर जो श्रम कानून है, लेबर लॉज हैं, वो बहुत तगड़े हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और पर्यावरण के नियम बहुत तगड़े हैं वहाँ पर। अगर हमारे यहाँ से कोई चीज़ें जाएँगी तो उन्हें ये समझ में आता है कि भाई ये वातावरण के लिए क्या चीज़ें हैं, कोई खतरा पैदा तो नहीं कर रहे हैं। उस पर उन्होंने बहुत तगड़े लॉज बना रखे हैं, वो हमारे लिए चुनौती है। सख्त बौद्धिक संपदा, आईपीआर जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर भी हमारी दिक्कतें उनके साथ हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी भारत की विन-विन सिचुएशन है ना? ओवरऑल जब हम इसका ब्यौरा देंगे, उसकी चुनौतियाँ लिखेंगे, तो चुनौतियों में ये सारी चीज़ें लिखेंगे, लेकिन जब हम उस पूरे के पूरे बाद में जब इसकी पूरी व्याख्या करेंगे, तो भारत के लिए ये विन-विन सिचुएशन इस तरीके से हम इसको प्रेज़ेंट करेंगे लिखने में, ठीक है? घरेलू उद्योग पर दबाव भी होगा, यूके की बड़ी-बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं, अब बाधाएँ इनमें ये भी समस्या है, जो समस्या का पार्ट मैं बता रहा हूँ। कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, अगर वो आपके यहाँ पर आएगी, तो हमारे जो लोकल हैं, जैसे महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, इनके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, है ना? अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा, तो इसमें हमारे यहाँ भी नुकसान है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपर्टीज़ है उन लोगों की, वो बहुत पुरानी है ना? लेकिन हमें इससे डरना नहीं चाहिए, इसलिए भी नहीं डरना चाहिए कि भाई एक फेयर कॉम्पिटिशन होना ज़रूरी है, और भारत को अब खुद को साबित करने का भी समय है कि भाई हम खुद को साबित करेंगे, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। बात ठीक है? अब दूसरी चीज इसी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक चीज और आई है। भारत इजराइल ऑडिटिंग समझौता हुआ है अभी, है ना? क्या हुआ है? सार्वजनिक क्षेत्र की ऑडिटिंग में एक समझौता किया हमने, किसके साथ? इजराइल के साथ। इजराइल दुनिया की खबरों में सबसे बड़ा प्लेयर है इस समय, है ना? तो इजराइल के साथ हमने सार्वजनिक क्षेत्र की ऑडिटिंग पर समझौता किया है। इसके मोटी-मोटी बातें क्या हैं कि हमने, हमारे जो कैग साहब हैं, सीएजी ने सार्वजनिक क्षेत्र की ऑडिटिंग के लिए वहाँ की जो सर्वोच्च संस्था है, लेखा परीक्षा संस्थान, उसको एसएआई बोलते हैं, है ना? उसके साथ हमने क्या किया? एक समझौता किया है
इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो इस तरह से हैं कि हमने इसमें उद्देश्य क्या है कि इसमें ऑडिटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसमें क्या क्या चीजें हैं कि ऑडिटिंग पेशेवर ज्ञान, ऑडिट पद्धतियों, तकनीक विशेषज्ञों, प्रशिक्षणों के अवसरों के आदान प्रदान के लिए औपचारिक ढांचा तैयार करना है। अब होता क्या है, कैग का सबसे पहले वो समझो आप, कैग का काम क्या है, जितनी भी बैलेंसिंग सीट होती है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट या फिर केंद्र सरकार की, जो भी बैलेंस सीट होती है उसका ऑडिट कौन करता है, तो वो सीएजी करता है। कोई गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है, कैग पब्लिश करता है। और ये चीज 2013-14 में हमें देखने को मिली थी, जब कैग की एक रिपोर्ट आई थी कि यूपीए गवर्नमेंट में इतने इतने लाख करोड़, इतने इतने हजार करोड़ का जो है वो घोटाला हुआ है। तो ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी थी, कैग। महालेखा परीक्षक होते हैं एक हमारे, तो वो उन्होंने रिपोर्ट पहले पब्लिश करी थी, जिससे सरकारें तक गिर गई इस देश। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण पद है। सॉरी। और इसको ताकत कहां से मिलती है, संविधान में इसका जिक्र है आर्टिकल 148 में। कहां पर है, आर्टिकल 148 में इसका जिक्र है। और इसका काम क्या है, इसका काम है ऑडिट करना, केंद्र और राज्यों की जो फाइनेंशियल सीट है, जो बैलेंसिंग सीट है, उसको कि वहां कोई लापरवाही, कोई ऐसी वित्तीय अनियमितता तो नहीं हो रही है, उसको ये जांच करता है। और अगर कोई होती है तो फटकार लगाई जाती है और उस पर रिपोर्ट पब्लिश करके कड़ी कार्रवाई करने का ये आश्वासन देता। तो कैग के बारे में समझ गए। इसकी नियुक्ति कौन करता है, कौन करता है इसकी नियुक्ति, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और इसको हटाने का प्रावधान किस तरीके से है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, चूंकि पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो पॉलिटी के क्वेश्चन में क्या है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हटाने का प्रावधान किस तरीके से है, हटाने का प्रावधान वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के हम जज को हटाते हैं, वैसी प्रक्रिया इसको हटाने के लिए भी हमें अपनानी पड़ती है। बात समझ में आई। तो हमने हमारे देश के कैग के साथ, यानी कि महालेखा परीक्षक के साथ, जो वहां के सर्वोच्च लेखा परीक्षक है इजराइल का, उसके साथ एक समझौता किया। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की ऑडिटिंग में पेशेवर ज्ञान, ऑडिट पद्धतियों, तकनीक विशेषज्ञता और प्रशिक्षण के अवसरों के आदान प्रदान के लिए एक औपचारिक ढांचा उत्पन्न करना, एक ऐसी संरचना बनाना है जिसमें ये सारी चीजें निहित हों। इसमें ऑडिटिंग की प्रभावशीलता और सटीकता को बढ़ाने के लिए इसमें जो हमारी प्रौद्योगिकी हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के साथ मर्ज करना है। एआई का उपयोग करेंगे हम। मूलतः ये चीजें हैं कि हम अपनी ऑडिटिंग में क्या करेंगे, एआई का उपयोग करेंगे। और इसका राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व क्या है, क्यों कर रहे हैं हम आखिर ये सारी चीजें, तो इसका महत्व इस वजह से बढ़ जाता है कि इस समझौता से भारत और इजराइल के बीच केवल रक्षा और व्यापार तक सीमित नहीं रहकर प्रशासनिक और वित्तीय जवाबदेही के स्तर पर भी संबंधों में क्या लाई जाएगी, मजबूती लाई जाएगी। हम केवल रक्षा के क्षेत्र में नहीं जुड़े रहे हैं उनसे, अब हम वित्तीय हेरा फेरी अगर कहीं पे दिखाई देगी तो वहां पर भी हमारे इस समझौते से क्या होगा, वो स्थितियां मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे। दोनों देशों के शीर्ष नीति निर्माता सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता यानी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इस पद्धति को लाए हैं, है ना। हमारे यहाँ इनोवेशन में हेल्प हो सके, हमारे यहाँ ट्रांसपेरेंसी आ सके। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो पहले हिडन थी, अब उनको कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट कि ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो सकें, कोई अकाउंटेबिलिटी बन सके। अगर मान लो कहीं करप्शन हो रहा है, तो हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि गवर्नमेंट किस चीज़ पे काम करेगी, सजा तो देना एक क्षणिक चीज़ है कि बहुत शॉर्ट टर्म वाली बात हो गई, इस चीज को फिर दोबारा कोई रिपीट ना कर पाए, इसके लिए एक ऐसी संस्था तैयार कर देना है कि वो इशू जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बात समझ में आई। कोई भी काम गवर्नमेंट करेगी तो वो इशू बेस्ड करेगी कि भाई शॉर्ट टर्म में तो हम इसको स्टिचिंग वगैरह कर देते हैं, लेकिन अगर घाव लंबा है तो उसका इलाज भी लंबे तरीके से और पूर्णतः हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि इस घाव में कोई नासूरता ना आ जाए, उसके लिए काम करना है। बात समझ में आ रही है। इजराइल के स्टेट कंट्रोलर के यूरोपीय सर्वोच्च लेखा परीक्षक संगठन के अध्यक्ष होने के कारण भारत को यूरोपीय और वैश्विक ऑडिटिंग मानकों के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। इजराइल के जो स्टेट कंट्रोलर के यूरोपीय सर्वोच्च लेखा परीक्षा संगठनों के जो हेड हैं,
वो आजकल कौन है? वो इजराइल के ही है। तो उससे भारत को क्या मिलेगी? भारत को एक मदद मिल जाएगी कि जो वैश्विक ऑडिटिंग मानक हैं, उनके साथ भारत कैसे तालमेल बिठाएगा। जो उन्होंने अपने इंडेक्स सेट कर रखे हैं दुनिया ने, उससे हम अपने आप को कैसे एक दूसरे को मर्ज कर पाएं, इसके बारे में हमें उससे सहायता प्रदान मिल जाएगी। लेकिन इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो चुनौतियां इस तरीके से हैं कि डेटा संप्रभुता और सुरक्षा। अब आप डेटा संप्रभुता के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हमारा डेटा किसके साथ शेयर हो रहा है? इजराइल के साथ शेयर हो रहा है। और इजराइल के साथ शेयर हो रहा है तो उसकी दिक्कत क्या है? आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ साल पहले विपक्ष ने एक आरोप लगाया था, भारत की विपक्ष पार्टी ने आरोप लगाया था, लगभग ज्यादातर विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया था कि साहब हमारी जो है, हमारी खुद की प्राइवेसी को गवर्नमेंट जो है वो बेच रही है। और वो बेच किस तरीके से रही थी? हमारे डेटा को कंप्रोमाइज कैसे कर रही थी? तो उनका कहना था कि इजराइल बेस्ड एक मेलवेयर बनाया था इजराइल ने। वो कौन सा था? वो था पेगासस। पेगासस का आपने नाम सुना होगा। तो पेगासस को ऐसा रिपोर्टों में आया और कई ऐसे जो थिंक टैंक थे उन्होंने सूचना दी थी कि भारत सरकार जो उनके विरोधी लोग होते हैं, उनके मोबाइल में पेगासस इंस्टॉल करवा देती है और उनकी सारी की सारी सूचनाएं, सारी उनकी जानकारियां वो अपने उसमें लेती रहती है। तो इजराइल के साथ जब हम ये चीजें कर रहे हैं, तो यानी कि हम अपना डाटा उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो वहां पर चीजें, संवेदनशीलता वहां पर बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? डेटा संप्रभुता को खतरा है इसमें, क्रियान्वयन की जटिलता है, दोनों देशों की प्रशासनिक व्यवस्था अलग अलग है, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय प्रक्रियाओं में भिन्नता हो जाए दोनों देशों में, और साझा रणनीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने में बहुत सी चुनौतियां हो सकती हैं। इजराइल छोटा सा देश है, उसकी एक फॉरेन पॉलिसी है, उसके साथ कोई कुछ भी करेगा सीधा उठा के बम मार देता है। बाद में कहता है कि बड़े भाई तुम भी आ जाओ। कौन बड़े भाई? कौन है उनके? तो बड़े भाई हैं उनके डोनाल्ड ट्रंप साहब, अमेरिका। वो कहता हमने बम मार दिया है साहब, अब आप लाइए बड़े बड़े, तो आप भी मारिए। लेकिन भारत के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। हम जब युद्ध चालू करेंगे तो खत्म भी हम ही करेंगे। हमारे साथ ऐसी स्थितियां नहीं है कि टेबल पे बैठो, हम कह रहे हैं बंद कर दो तो बंद कर दो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो हमारे साथ वो जटिलताएं बहुत सी हैं कि भाई हमारी इम्प्लीमेंटेशन अलग है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ अलग हैं, वहाँ की वित्तीय संरचना अलग है, हमारे यहाँ की वित्तीय संरचना अलग है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अलग है, हमारे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था अलग है। सोचो अगर इजराइल जैसी प्रशासनिक व्यवस्था इंडिया में लागू हो जाए तो फिर कितना हो जाए, चार चांद लग जाएं इस देश में। वहाँ की पुलिसिंग अलग तरीके से काम करती है, वहाँ की खुफिया एजेंसी अलग तरीके से काम करती है। मोसाद का नाम सुना होगा आपने। वैसा कहते हैं कि मोसाद पानी में भी नहीं छोड़ती अपने दुश्मन को। हमारी अब जो रॉ है वो भी नहीं छोड़ती। हम बहुत सारी चीजों में बहुत आगे निकल गए हैं। हम कई जगह तो इतने आगे निकल गए हैं कि इजराइल भी नहीं निकल पाया, उससे आगे निकल गए हैं हम, है ना? तो कई जगह हमें एक दूसरे में तालमेल बिठाने में दिक्कत है। तो ये थे हमारे दोनों के दोनों क्वेश्चन, है ना? अब इनमें दोनों में क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना? तो आधुनिक ऑडिटिंग प्रथाओं को बढ़ावा, संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण और बेहतर निर्माण समर्थन, और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग से ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब इसके आगे चलते हैं अगले पे। अगला क्या है? आंतरिक सुरक्षा एवं डिजिटल गवर्नेंस। हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी कौन संभालता है? तो इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्ट्री संभालती है। भारत के गृह मंत्रालय से भारत की आंतरिक सुरक्षा जो है वो संभाली जाती है। और आंतरिक सुरक्षा के सर्वे सर्वा जो होते हैं वो कौन होते हैं? गृह मंत्री साहब, जो कि इस समय हैं। कौन है? तो हमारे मोटे भाई जो हैं, मोटा भाई कौन है? हमने इस समय भारत की आंतरिक सुरक्षा के हेड हैं। ठीक है, तो इसको जितनी भी चीजें होंगी, जब मैं कहता हूं कि आंतरिक सुरक्षा, तो सबसे पहले ये ध्यान में आना चाहिए कि आंतरिक सुरक्षा संभालता कौन है। तो गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो ये जितनी भी चीजें आपके सामने चीजें होंगी वो कौन कर रहा होगा? गृह मंत्रालय कर रहा होगा। तो इसकी मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं कि हाल ही के केंद्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी, जो डाटा रिपोर्ट हर साल पब्लिश करते हैं, उनकी आंकड़े पूरे देश में चलते हैं। तो एनसीआरबी द्वारा विकसित 4 महत्वपूर्ण डिजिटल पुलिसिंग ऐप लॉन्च किए गए हैं। उनमें कौन कौन से हैं? अभिज्ञान, आपराधिक प्रक्रिया पहचान,
ई अभियोजन और ई फॉरेंसिक, ये 4 जो हैं वो प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किए गए हैं। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। यह पहल केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS से सुदृढ़ीकरण के तहत की गई है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं। गृह मंत्रालय ने 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किए हैं। पहला क्या नाम है? अभियान आपराधिक प्रक्रिया पहचान है, CRPI। ई अभियोजन 2.0, 2.1 पहले लॉन्च हो गया था, अब ये कौन सा है? 2.0 यानी 2.0 ई अभियोजन जो हमने अभी लॉन्च किया गृह मंत्रालय के अधीन। और ई फॉरेंसिक, इनसे क्या क्या चीज हो जाएगी? अभिज्ञान से क्या है? इसका उद्देश्य पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं को डिजिटल और तेज बनाना है। आप सोचिए, आप इसका उद्देश्य पुलिस, फॉरेंसिक और न्याय प्रणालियों में एक साथ एकीकृत करना है, ताकि FIR दर्ज होने से पहले से लेकर दोष सिद्ध तक पूरी न्यायिक प्रक्रिया को 3 वर्ष के भीतर पूरा किया जा सके। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है आज की मॉडर्न पुलिसिंग में? क्योंकि आपने देखा होगा कई जगह ऐसे मामले सामने आते हैं कि FIR है ना, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है उसमें क्या किया जाता है कि दरोगा साहब किसी की भी FIR लेने से मना कर देते हैं, और कई बार FIR हो जाती है तो दोष सिद्ध होने तक उसमें क्या होता है, टाइम लाइन बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। और टाइम लाइन किस तरीके से होती है कि एक आदमी अगर आज मान लो कोई क्राइम कर रहा है तो हो सकता है कि 15 साल लग जाएं उसको, और उसको दोष। एक बार मैं कहानी सुनाता हूं, वो कहानी इस तरीके से है कि एक बार जंगल में क्या हुआ कि एक जो है भैंस है वो दौड़े चली जा रही थी, और भैंस जब दौड़े चली जा रही थी तो भैंस को एक हिरन ने रोका। बोली, बहन कहाँ जा रही हो? तो बोले, जंगल में ना पुलिस आई है। तो बोले, पुलिस आई है तो तुमसे क्या मतलब है? तो बोले, वो अपराधियों को पकड़ने आई है। तो बोले, वो अपराधियों को पकड़ने आई है, आप तो भैंस हो, आपको क्यों पकड़ेगी? तो बोले, हिंदुस्तान की पुलिस है, और बहन हिंदुस्तान की पुलिस को यह साबित करने में हमें 40 साल लग जाएंगे कि हम भैंस हैं, हम अपराधी नहीं हैं। तो इसीलिए आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर कोई चीज FIR के माध्यम से आपके सामने आई अभी तक, तो हो सकता है 15-15 साल लोग जेल में रहे, बाद में पता चला कि उनके ऊपर। और एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, आरोपी होना और दोषी होना दोनों में धरती आसमान का अंतर है। हम किसी को भी कह सकते हैं कि साहब इस चीज में आप आरोपी हैं, और एक चीज समझना, FIR पहले लॉन्च होती है, SIT बाद में गठित होती है। जो आप कहते हैं ना कि उसके बाद वो FIR के बाद उन्होंने क्या लॉन्च किया, तो उसके बाद एक प्रक्रिया होती है। FIR तो आपको तत्काल मिल जाएगी किसी के प्रति है, मान लो हम आपके प्रति कह दें कि भाई गौरव ने ये क्राइम कर दिया, इसकी FIR लिख लो, तो वो लिख लेंगे FIR, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूछताछ करेंगे, लेकिन लिख लेंगे। लेकिन वो क्या हो गए, वो आरोपी हो गए। चार्जशीट बाद में दाखिल होती है, ध्यान रखना। FIR पहले दाखिल हो जाती है और चार्जशीट बाद में दाखिल होती है। चार्जशीट में पुलिस एक टाइम लेती है, एक टाइमलाइन के बाद एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार होता है कि इस केस का लब्बो लुआब क्या है। उसके बाद चार्जशीट दाखिल होकर फिर उसको जज साहब के सामने पेश करना, और पेश करने के बाद उस पर क्या नाम से पेशी हियरिंग वगैरह चलती रहती हैं। बाद में अदालत डिसाइड करेगी कि वो दोषी था कि नहीं था। बात समझ में आई? कई जगह विपक्ष का ऐसा मानना होता है कि साहब अगर हम ऐसे थे तो आप पे चार्जशीट लगाते, चार्जशीट में तो नाम निकल के ही नहीं आया। हो सकता है कि गवर्नमेंट पहले अपने चुनाव प्रक्रियाओं में क्या करता है, ईडी रेड वगैरह सब चीजें भेज भाज के और 50-50 लोगों को गिरफ्तार कर देती है, लेकिन जब चार्जशीट में नाम निकल के आते हैं तो पता चला 4 ही लोग हैं। ठीक है, तो FIR अलग कॉन्सेप्ट है, चार्जशीट अलग कॉन्सेप्ट है। और यहां पर गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हमें किसी भी चीज पे FIR लॉन्च होने के साथ साथ आप जब तक दोषी सिद्ध होते हैं, वो पूरा ड्यूरेशन कितने का कर दिया है, वो पूरा का पूरा ड्यूरेशन 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपके? तो ये चीज इनके इस मिशन से ये गति मिलेगी, मतलब हमारे जो केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, ये जो गृह मंत्रालय था वो अपने स्तर पर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 3 साल के अंदर पूरी प्रक्रिया को पूरा करना होता है। भिन्न सुरक्षा एजेंसियों, मुख्य विशेषता क्या है कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस थानों के बीच रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और बेहतर समन्वय होगा। आप सोचो कोई थाना है, थाना अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है
और कोई अगर सेंट्रल एजेंसी है वो अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उसको ना करते हुए एक दूसरे को ओवरलैप ना हो, उसके लिए एक दूसरे का डाटा जो है संरक्षण हो जाएगा। और उससे क्या हो जाएगा कि आपको रियल टाइम डाटा मिलता रहेगा, रियल टाइम आपको वहां की स्थिति परिस्थिति का पता लगता रहेगा। पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के मौके पर ही अपराधियों या संदिग्धों से जुड़ी जानकारी और जैविक प्रोफाइल जैसे को सत्यापित करने में की शक्ति प्रदान की जाएगी। अब मान लीजिएगा कि कोई क्रिमिनल है, वो बार बार किसी घटना को क्या कर रहा है, अंजाम दे रहा है, तो अगर उसके पास डाटा तो अभी भी होता है, जैसे हमारे पास फिंगरप्रिंट होते हैं, है ना, उसकी रेटना एटना के कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे हमारे आधार कार्ड पहले था, आधार कार्ड से बहुत ज्यादा महत्व मिलती है हमें, है ना। तो उन चीजों को और ज्यादा बल कैसे मिले, उसमें रफ्तार कैसे आए, तो इससे इस चीज का वो होगा कि इसके जो का नाम से जैविक प्रोफाइलिंग है, जैसे फिंगरप्रिंट, डिजिटल कार्ड का सत्यापन जल्दी से हो जाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का भी उपयोग होगा, जिससे आधुनिक सुरक्षा प्रणालियों को क्या मिलेगा कि सामने समान पुलिसिंग में भी डिजिटल पहचान और ट्रैकिंग को मजबूत करने में आसानी मिल जाएगी। ठीक है, और इसका महत्व क्या हो जाएगा, ये चीज हम कर क्यों रहे हैं, इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व केवल इस तरीके से देखा जाएगा कि इससे प्रशासनिक जवाबदेहिता बढ़ेगी, पुलिस के कामकाज में मानवीय हस्तक्षेप या कम देरी होगी। अभी क्या हो रहा है, करप्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण इसलिए भी हो जाता है कि जब हमें पता लग जाए कि ऐसी चीजें हो रही हैं, जैसे अब कैमरे लगा दिए हैं, कहाँ पर, रोड पर कैमरे लगा दिए हैं। पहले क्या होता था, आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, और स्टोरी नहीं है, रियली है, कि आप कहीं बाइक लेके गए आज से 10 साल पहले, तो वहां पर ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं। अब ट्रैफिक पुलिस वाले जैसे ही खड़े हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वाले क्या करते थे कि भाई हाँ 3,000 का वो है, आपका चालान है। तो वो कहता था कि साहब 3,000 के चालान की व्यवस्था, तो फिर 300 रुपये का भी चालान है, वो आपको कुछ पर्ची अर्ची नहीं देंगे, 300 रुपये आप उनकी जेब में डाल दीजिए और निकल जाइए। इससे क्या होता था कि जब आपको पता है कि सर, उससे क्या होता था, करप्शन में इजाफा होता था। और बाद में जब डिजिटल कैमरे लगा दिए गए रोड पर, तो उसमें उनका हस्तक्षेप कम हुआ। हस्तक्षेप कम हुआ तो अब मान लो कि अगर रियल टाइम आपके पास डाटा है, कोई गाड़ी 50-60 की स्पीड का अगर वहां पे पैमाना है कि 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं भगाएंगे, आप 90 की स्पीड में ले जा रहे हैं, सामने कैमरा लगा हुआ है, सामने कैमरे ने आपकी फोटो क्लिक करी, गाड़ी नंबर देखा, और वहां से सीधा ऑनलाइन चालान आपके उसमें आ जाता है, मेल पे आ जाता है, आपके मैसेज पे आ जाता है कि आपका आज चालान कट चुका है। उसमें रीजन भी देते हैं कि आप इतने इतने किलोमीटर पे ड्राइव कर रहे थे, या आप अपना का नाम से जो है बेल्ट नहीं लगाए, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे अपने उसमें ना, तो वो सारी चीजें वो खुद ही एनालाइज कर लेता है। पहले जो दे के छूटने की व्यवस्था थी, अब नहीं है, तो आदमी अब डर के चलाता है कि भाई यहाँ पर किसी की नहीं चलती, यहाँ कोई किसी की सुनेगा नहीं। ठीक है, तो इस केस में भी यही होगा कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, एक तो पुलिस की जवाबदेहिता बढ़ेगी। अब सोशल मीडिया का दौर है, अभी बिहार में जो एक अभी कांड हुआ, भरत तिवारी करके एक लड़का था, उसको पुलिस ने क्या किया कि उसने कोई फायर आयर किया होगा, तो पुलिस ने कहा कि अपने हथियार रख दो, हथियार जैसे ही रखे तो उसको शूट कर दिया। तो अब वो जो फर्जी एनकाउंटर वाली सिस्टम है वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एआई का भी उपयोग हो रहा है। तो जो भी गलत होगा, दूध का दूध और पानी का पानी जो व्यवस्था रखी गई है, इस वाली चीजों से उसमें एक बल मिलेगा, एक सकारात्मकता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही अपराधियों का एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल डेटाबेस तैयार हो जाएगा, है ना, एक राष्ट्र व्यापी जो है डेटाबेस तैयार हो जाएगा। अब मान लो यूपी का कोई खूंखार अपराधी है, अगर वो वहां किसी भी जगह देखा गया, कहां पर, तमिलनाडु में देखा गया या बेंगलुरु में देखा गया, तो कर्नाटक सरकार के पास हाल के हाल अलर्ट आ जाएगा कि फलाना आदमी यहाँ घूम रहा है। और वहां से पता होगा, चूंकि हमारा कम्युनिकेशन हो गया है सेंट्रल से, केंद्रीय एजेंसियों से इनका सीधा कम्युनिकेशन है, डाटाबेस हमारे पास है ही, तो वहां से पता लग जाएगा कि इस पे कितने केस चल रहे हैं। और आज के ज़माने में बिना किसी कैमरे के तो कोई बच ही नहीं सकता, हर जगह कैमरे हैं, हर जगह उसका एक्सेस है। तो सेंट्रल एजेंसियों को इससे उनके डाटाबेस से अपराधियों को पकड़ने में तेजी हो जाएगी, है ना। अंतर्राज्यीय अपराधों और आंतरिक सुरक्षा के खतरों से निपटने में बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी इस पूरी चीज़ों से, है ना। और चुनौतियां क्या हैं इससे, निजता के अधिकार का हनन होगा। सोचो आप अभी यूपी से हैं, आपका डाटा अभी था यूपी गवर्नमेंट के पास, अब जो डाटा है वो कहाँ पहुंच गया, कर्नाटक गवर्नमेंट के पास भी पहुंच गया, तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास भी पहुंच गया, और अगर ठीक ठाक सेंध मार दी किसी ने तो फिर दुनिया के फिर डार्क वेब पे भी घूम रहा है। पता चला भारत के कई लोगों का डाटा डार्क वेब पे सुनने में आई, ऐसी खबरें आई, ऐसी रिपोर्ट छपी,
भारत के इसका एम्स का डाटा, भारत के आधार कार्ड का डाटा लोग वहाँ पर सेल परचेज कर रहे हैं। तो इसलिए निजता का हनन भी है ना? डेटा सुरक्षा और न्यायिक परीक्षण में कमी, डेटा लीक का जोखिम भी है। तो ये सारी चुनौतियाँ भी हैं इसके साथ। कोई सुविधा आती है तो उसके साथ चुनौतियाँ भी आती हैं। बात समझ में आई? इन सारी चीज़ों का एफआईआर दर्ज, अभियान पहचान सत्यापन, जाँच मामले की ट्रैकिंग, ई अभियोजन 2.0 अभियोजनकार 3 वर्ष के अंदर पूरी प्रक्रिया ये पूरी पूर्ण होनी चाहिए। पुलिस फॉरेंसिक और न्यायिक प्रणालियों का एकीकरण, पारदर्शिता और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। डिजिटल केस डायरी और दस्तावेज प्रबंधन, अभियोजक पुलिस न्यायालय समन्वय आपस में होगा, है ना? ये सारी चीजें, साक्ष्य की डिजिटल ट्रैकिंग हो जाएगी, लैब विश्लेषण और रिपोर्ट प्रबंधन हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपके इस पूरे के पूरे प्लान में हैं। इससे क्या होगा, एक जो हमारे सिटीजन सेटिस्फेक्शन है उसमें बढ़ोतरी आएगी, जो कि गवर्नमेंट करने का प्रयास कर रही है। बात ठीक है? तो अगला जो टॉपिक है वो हम आपके सामने लाए हैं, आर्थिक विकास एवं अवसंरचना, है ना? इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है जहाज पुनर्चक्रण, शिप रिसाइकलिंग जो है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि शिप रिसाइकलिंग के मामले में भारत जो है वो दुनिया में टॉप पर आ चुका है ना? भारत सरकार ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत तय समय से पहले ही दुनिया की अग्रणी शिप रिसाइकलिंग देश बन गया है। हमारा जो टारगेट था उससे पहले हम रिसाइकलिंग में उतर आए और हमने उसको अचीव कर लिया कि हम दुनिया के सबसे बड़े रिसाइकलिंग हब बन चुके हैं आज इंडिया में। जितने भी पत्तन पोर्ट मंत्रालय हमारा जो डाटा दे रहा है, इसमें भारत का वैश्विक हिस्सेदारी बढ़कर 35.4% हो गई है। हम दुनिया के 35.4 लगभग 36% जो शिप हैं उनकी रिसाइकलिंग इंडिया में करते हैं। ठीक है, मुख्य केंद्र कहाँ है इसका? तो इसका मुख्य केंद्र है गुजरात का अलंग दोसिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड। भारत की लगभग 97% रिसाइकलिंग इसी यार्ड में होती है, गुजरात में। भारत पहली बात तो दुनिया का सबसे बड़ा रिसाइकलिंग हब बन चुका है, और उस हब में भी सबसे ज्यादा जगह कौन सी है? तो 97 से 98% जो जगह है जो रिसाइकलिंग हम करते हैं वो कहाँ करते हैं? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात हमारा जो है बहुत महत्वपूर्ण जगह बन चुकी है आज शिप रिसाइकलिंग के मामले में। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्यों ये चीज महत्वपूर्ण हो गई? तो जहाज पुनर्चक्रण अधिनियम 2019, यह अधिनियम शिप ब्रेकिंग यार्डों में श्रमिकों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण का अनिवार्य हिस्सा है ना? मतलब अगर कोई शिप रिसाइकलिंग कर रहा है तो उसको इकोसिस्टम का पूरा ध्यान रखना है, वहाँ की इकोलॉजी कोई डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। हांगकांग कन्वेंशन HKC का अनुपालन करता है भारत। भारत ने जून 2025 से प्रभावी होने वाले अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, जो मैंने कल पढ़ाया था, इसकी भूमिका क्या थी? कल की क्लास में मैंने बताया था कि जितने भी शिप का आवागमन हो शांतिपूर्ण तरीके से, उसकी जिम्मेदारी कौन करता है? तो वो करता है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO। हांगकांग अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के नियमों को अपनाया है IMO ने। ठीक है, और उससे भारत के अधिकांश प्रमुख यार्ड जैसे गुजरात का अलंग अब HKC का अनुपालन करता है। तो भारत का जो कानून बेंचमार्क भी है वो भी ठीक ठाक है। अब हम सारे के सारे जो अंतरराष्ट्रीय मानक हैं उनको पूरा करते हैं। शिप रिसाइकलिंग क्रेडिट स्कीम भी हमने लॉन्च करी थी। इसके तहत HKC अनुपालन वाले भारतीय यार्डों में जहाजों का रिसाइकलिंग करने वाले जहाज मालिकों को जहाज के स्क्रैप मूल्य का 40% क्रेडिट नोट दिया जाता है। मतलब अगर आप पूरे के पूरे मानक पूरे कर रहे हैं तो आपको जहाज की जो मूल्य है, स्क्रैप मूल्य है उसके, मतलब उसको रिसाइकलिंग करने में, तो उसका 40% क्रेडिट नोट दिया जाता है, जिसका उपयोग भारत में नए जहाज निर्माण परियोजनाओं के लिए किया जाता है। इस 40% का उपयोग हम कहाँ कर सकते हैं? जैसे हमें कोई वाउचर मिल जाता है, कहाँ से? अमेजोन से। जब हम कोई वहां से शॉपिंग करेंगे तो उस 40% को वो भुना लेगा। ठीक है, यानी भारत सरकार में जब हम कोई नया शिप निर्माण करेंगे तो ये जो 40% नोट की हमें जो गारंटी मिली है
इसको वहां हम लगा देंगे तो वहां से क्या होगा, वहां से ये क्लियर हो जाएगा और भुन जाएगा। ठीक है। मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, इसका उद्देश्य भारत को सतत जहाज जीवन चक्र प्रबंधन का एक वैश्विक केंद्र बनाना है और 2047 तक भारत को शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल करना है, हमारा लक्ष्य है। और 2047 का एक और लक्ष्य है जो आपको बताना है कि भारत जो है वो विकसित देशों की सूची में आ जाएगा 2047 तक, ऐसा हमारा लक्ष्य है। 1947 से 2047 यानी 100 साल की साइकिल, भारत गरीब देश से, विकासशील देश से विकसितशील देशों की ओर आकर्षित होगा, उसकी ओर हमारी जो यात्रा है वो चल रही है। तो हमारा एक लक्ष्य ये भी है। और दूसरा लक्ष्य जो हम अभी बता रहे हैं आपको कि मैरीटाइम विजन जो है अमृतकाल विजन 2047, इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को टॉप 5 में जहाज जीवन चक्र प्रबंधन का वैश्विक मंच पे टॉप 5 में भारत आए, इस तरीके के लक्ष्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसका दुनिया का सबसे बड़ा शिप्स रिसाइकलिंग यार्ड कहां पर है? तो गुजरात में है। और गुजरात में क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा शिप्स रिसाइकलिंग हब क्यों है? क्योंकि पर्यावरण अनुकूल और सतत प्रक्रियाएं, हम सारे पैरामीटर हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। विदेशी मुद्रा अर्जन के महत्वपूर्ण योगदान हम दे रहे हैं। अब रिसाइकलिंग क्रेडिट नोट क्या है? मॉड्यूल के माध्यम से पुराने जहाजों के स्क्रैप को नए जहाजों के निर्माण से जोड़कर एक स्थायी समुद्री मूल्य श्रृंखला विकसित कर रहे हैं। हम उसको पैसे नहीं दे रहे हैं। अब इससे क्या होगा, आप समझने की कोशिश करो। हम किसी स्क्रैप के 40% नोट को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट नोट दे रहे हैं उसको। तो वो क्या करेगा, अब उसके लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि वो कोई नया शिपयार्ड फिर से तैयार करे। तो 40% तो उसका यही हो गया, 60% और वो लगाएगा। इससे क्या होगा, इससे एक चीज हो जाएगी कि जहाजों के निर्माण में लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा इसके बनाने की कोशिश करेंगे और हमारी एक श्रृंखला प्रॉपर तैयार हो जाएगी। तो इससे जो हमारा 2047 का लक्ष्य है उसको धरातल पर उतारने में हमें मदद मिलेगी। ठीक है। भारत के पुनर्चक्रित जहाजों से देश की कुल द्वितीयक इस्पात सेकंड स्टील आवश्यकताओं का लगभग 10 से 15% हिस्सा होता है। इससे प्राकृतिक लौह अयस्क संसाधनों पर निर्भरता कम होती है। आप सोचिए कि हम लौह अयस्कों को जमीन से निकाल रहे हैं और उससे बढ़िया है कि हमें वहीं से वो चीजें प्राप्त हो जाएं, क्योंकि लौह अयस्क तो वही है ना, उसी से तो बना है वो। तो इससे हमारे जो संसाधन है उन पर दबाव भी कम पड़ता है और इन चीजों से हम अपनी जो पूर्ति है उनको पूरा कर लेते हैं। ठीक है। ब्लू इकोनॉमी और रोजगार। ठीक है। अब गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी के भारत में पहले राष्ट्रीय एआई रिसर्च संस्थान को मंजूरी दी गई, जिसका संचालन भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान संगठन AIIRO करेगा, है ना। दूसरी चीज क्या थी इसमें? दूसरी चीज है राष्ट्रीय इंटेलिजेंस एआई रिसर्च संस्था कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर में बनाई गई है। ठीक है। तो एआई के मूलभूत और अनुपयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? विशेषताएं यही है कि इसके अनुसंधान को जो हम R&D कर रहे हैं, और R&D क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है आजकल। एआई के शेयर देखिए, एनवीडिया के शेयर देखिए आप। अगर शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, एनवीडिया चिप बनाता है, तो चिपों की जो इंडस्ट्री है, जैसे हमारे यहाँ वेदांता वगैरह इसमें उतरे थे, अभी एनवीडिया के साथ उनका कोलैबोरेशन हुआ था। तो एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी है जो इस पूरी इंडस्ट्री का कोर माना जा रही है। और जितने भी आप अभी समझौता देख रहे हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ देख रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं इसी रिवॉल्यूशन की कहानियाँ छुपी हुई हैं। और वो क्यों छुपी हुई हैं? क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स की जो बात करते हैं, वो इन सब में यूज़ होती हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स जहाँ भी पाए जा रहे हैं, उनसे क्या चीज़ कर दी? उनको रिसाइकिल करके हम उनका उपयोग कहाँ करते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स का? वो करते हैं हम चिप इंडस्ट्री में। और चिप इंडस्ट्री में जो हम करते हैं, अभी चाइना के पास अमेरिका का पूरा डेलीगेशन गया था। आप देखते 2-3 उनके का नाम से यूएस के प्लेन गए थे बड़े-बड़े, उनमें सारे के सारे सीईओ, जो बड़े अमेरिका के गूगल के सीईओ से लेकर मेटा के सीईओ, एनवीडिया सब के सीईओ बैठ के गए थे। वो किस लिए गए थे? क्योंकि सबसे बड़ा प्लेयर रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में चाइना है दुनिया में। और जब चाइना है तो इनसे इनकी
बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए कि साहब तुम हमें रेयर अर्थ मिनरल्स दो, हम आपको चिप बना के एआई की जो रिवॉल्यूशन होने वाले हैं, जो क्रांति आ रही है, उसमें आप हमारे पार्टनर हैं। और उसमें एक कॉन्सेप्ट निकला था G2, ग्रुप 2, मतलब आप पावरफुल और हम पावरफुल, बाकी दुनिया पागल है। ठीक है? ये ट्रम्प साहब का अपना असेसमेंट है दुनिया को लेके। मैं उसके बारे में ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। संस्थान के बारे में क्या सुनना है आपको? शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के साथ सहयोग एवं साझेदारी होगी। अब शैक्षणिक संस्थानों में भी एआई की क्लासेस अभी तक नहीं होती हैं, पर अब होने लगेंगी, है ना? एआई को कहाँ अपन लोग इसमें मान रहे हैं कि साहब एआई हमारे लिए पढ़ाने का कोई विषय है ना? जैसे प्रेम की हिंदुस्तान में केवल थ्योरी की क्लास होती है, वैसे ही हमारे यहाँ कोई ऐसी क्लास थोड़ी है इसकी। राष्ट्रीय एआई इकोसिस्टम को सशक्त बनाना इस पूरे संगठन का क्या है? लक्ष्य है। तो संस्था के बारे में हम बता दें, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। ठीक है? उद्देश्य है इसका, संचालन कौन करता है? भारतीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट अनुसंधान संगठन, IAIRO। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार काम करेगा। और ये इसलिए भी काम करेगा कि दुनिया में आज जितनी भी मोटी पूरी घटनाएं घट रही हैं, वो एआई से रिलेटेड भी हैं। और एआई से रिलेटेड हैं तो वो हमारे लिए क्वेश्चन क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है? और यहाँ पर देखिए आप, उद्देश्य क्या है? भारत को एआई अनुसंधान और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। भारत को ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, सोचो अगर उस समय हमने इन सारे ऐप वगैरह में अपने आप को ढाल लिया होता, हम भी कोई ऐसा गूगल बना रहे होते, आज दुनिया पे हम भी डोमिनेट कर रहे होते। क्योंकि हर एक जनरेशन की एक अपनी अच्छाई है। अगर उस अच्छाई को देखकर हम अगर आगे बढ़ते हैं, और आप मान लीजिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आने वाली दुनिया का भविष्य ही निर्धारित करेगा, तो इसके लिए अपन को पहले से तैयार रहना पड़ेगा। उसके लिए आपको राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति लागू करनी पड़ेगी। उसके ऑपरेशन के लिए आपको पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। उसी के संरूप को देखते हुए गवर्नमेंट आज बहुत सीरियस है और उसके लिए धरातल पर काम कर रही है। दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? कि विकसित भारत 2047 के लिए एआई संचालित भविष्य का निर्माण करना है। हमने पहले बताया था कि भारत जो है 2047 में विकसित हो जाएगा, डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की ओर अग्रसर होगा, तो उसमें एआई का की रोल होने वाला है। इसलिए ये खबर हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और हमारे लिए टेक्नोलॉजी, नवाचार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, सतत और समावेशी विकास की दिशा में कदम बढ़ाना है। ठीक है? इसके लक्ष्यों के बारे में पता लग गया। अगली खबर एक और है जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड है ना? तो इसमें देख लेते हैं हम कुछ और। तो इसमें क्या देखेंगे हम? और वो जो एआई का जो मैं मॉडल अभी पढ़ा के आपको आया हूं, उसमें एक चीज और ध्यान रखना कि पीपीटी मॉडल पर आधारित है। गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के हिसाब से चीजें रखती है, जिसमें पब्लिक की मतलब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी और प्राइवेट सेक्टर की भी हिस्सेदारी होगी। तो दोनों की हिस्सेदारियों को साथ में लेकर गवर्नमेंट इस चीज को लेकर आगे जाना चाहती है। ठीक है? इससे R&D में मौका मिलेगा चीजों को, है ना? पश्चिमी घाट आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है। कल भी मैंने एक न्यूज वहां से कवर करी थी, है ना? तो पश्चिमी घाट पर क्या हुआ कि फिर से एक क्या नाम से तितली नुमा एक कीट जो है वो देखा गया है, जिसको क्या कहते हैं? अंतरम इडुक्की के नाम से इसको जाना जाता है। ये पश्चिमी घाट पर अभी हाल ही में वैज्ञानिकों को तितली जैसा कीट देखने को मिला, है ना? यह तितली नुमा कीट क्या है? यानी ये टाइगर मौत की एक बिल्कुल नई प्रजाति और एक नया वंश है ना? टाइगर मौत क्या है? इसकी खोज कहाँ हुई? तो केरल के इडुक्की में जिले में इसकी खोज हुई। इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? इसको नाम दे दिया गया अंतरम इडुक्की। क्या नाम दे दिया? इडुक्की, क्योंकि ये केरल के इडुक्की जिलों में इसकी वो हुई, क्या नाम से खोज हुई। तो इसको अंतरम इडुक्की के नाम से जाना गया।
वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या है इसका? तो ये इसकी फैमिली जो है वो एरेबिडी है, और उपकुल क्या है इसका जो सब फैमिली है वो है आकर्टिनी। और विशेषताएं क्या हैं इसकी? तो स्कीट की बाहरी शारीरिक संरचना पंखों के पैटर्न और जननांग संबंधी रूपात्मक विशेषता से, यानी कि जेनिटल मॉर्फोलॉजी और अन्य ज्ञात प्रजातियों से भिन्न होने के कारण ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतरम जो इसका वंश है वो अंतरम तरीके का है, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अंतरम इडुक्की। वर्तमान में यह प्रजाति केवल केरल के इडुक्की क्षेत्र में एक सीमित दायरे में पाई जाती है, इसलिए यह आवास विखंडन और जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक दुर्लभ प्रजाति है। ये कौन सी प्रजातियों में है? ये दुर्लभ प्रजातियों में है। और इसका अंतरम इडुक्की जो है, इसका वंश का नाम है अंतरम इडुक्की। क्यों है? क्योंकि ये वहां उस जिले में पाई गई है। यह प्रजाति जो है टाइगर मॉथ परिवार से है। इस वंश अंतरम की स्थापना की गई, जिसकी पहली प्रजाति अंतरम इडुक्की है। यह खोज पश्चिमी घाट में हुई, ये सब मैं बता चुका हूं आपको। और जो चीजें इसके परागकण में भूमिका, टाइगर मॉथ प्रमुख रूप से रात के समय सक्रिय होते हैं, जिससे यह कीट रात के समय खिलने वाले पौधों के परागकणों की भूमिका को निभाते हैं। अब ये कब काम करती है? रात में काम करती है। तो रात में जब काम करेगी तो रात में जो फूल खिलेंगे तो उनके परागकणों को एक दूसरे पे यहाँ से वहां तक ले जाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, जिससे वो प्रजातियां जो खतरे में थी वो भी बढ़ जाती हैं। ये एक प्रजाति ऐसी है जो बहुत ज्यादा संकटाप्रस्त प्रजाति मानते हैं अपन। खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, इससे इसके लार्वा और बैक्स कीट पक्षियों, चमगादड़ों और अन्य जीव जंतुओं के लिए भोजन का एक प्रमुख स्रोत है। जो रात में चमगादड़ वगैरह, उल्लू वगैरह जो देखे जाते हैं ना, चमगादड़ों के मुख्य भोजन की व्यवस्था ये कराती है। तो जैविक संकेतक जो है इसमें सूक्ष्म परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है ना, इसलिए ये दुर्लभ प्रजाति है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है, अल्ट्रा सेंसिटिव है ना। और तो इस तरीके से इसका महत्व है। अब दूसरी चीज देखो आप, स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह। ये भी बंदरगाह से रिलेटेड एक न्यूज है। मैंने अभी वो पहली न्यूज भी उससे कवर करी, 2 न्यूज आई थी तो मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया, है ना। ये अलग वे में हम समझेंगे। तमिलनाडु के बोकपा बंदरगाह को जहाज रानी मंत्रालय द्वारा स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह घोषित किया गया है, क्योंकि यह अपनी बिजली आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से नवीनीकरण ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट कर चुका है। ये क्यों महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि जहाज रानी जो मंत्रालय है उसने इसको क्यों इस तरीके से घोषित किया? क्योंकि ये जो एनर्जी ले रहा है, कंजम्पशन ले रहा है, वो पूरी तरह से कहां से ले रहा है? तो रिन्यूएबल एनर्जी से ये ऊर्जा कंजम्पशन का पूरा स्रोत अपना खुद ही कर ले रहा है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो रहा है। ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोटोकॉल के अनुसार उत्सर्जन गैसों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। स्कोप 1 में कौन कौन सी हैं? तो जैसे ग्रीन हाउस गैस पर ये उत्सर्जित ही नहीं करता, तो अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं और किस तरीके से उनके प्रभाव होते हैं, है ना। इसकी श्रेणियां क्या है? तो 3 तरह की श्रेणियां हैं। स्कोप 1 प्रत्यक्ष उत्सर्जन बंदरगाह, जो बंदरगाह से सीधा उत्सर्जन होती हैं ग्रीन हाउस गैसें। स्कोप 2 में कौन कौन सी हैं? जो अप्रत्यक्ष उत्सर्जन होता है, जैसे बंदरगाह द्वारा खरीदी गई हो, उपभोग की गई बिजली, हीटिंग या कूलिंग के उत्पाद से संबंधी, है ना। तो ये स्कोप 2 में घोषित किया गया है। ठीक है। ये स्कोप 2 वाली एनर्जी नहीं लेता है। तीसरे तरह में कौन सी होती है? वैल्यू चेन उत्सर्जन। यह कंपनी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पूरी सप्लाई चेन और उत्पाद के जीवन चक्र से संबंधित है। बोकपा को मिला स्कोप 2 फ्री दर्जा का मुख्य रूप बिजली की खपत से जुड़ा है। इस दर्जे का मतलब है कि बोकपा अपने परिचालन संबंधी बिजली की आवश्यकताओं को पूरी तरह से स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा में तब्दील कर चुका है। तो जो बोकपा बंदरगाह है वो क्या कर चुका है? स्कोप 2 को स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त बंदरगाह हो गया। मतलब ये कहीं से अब बिजली नहीं ले रहा है, दूसरी तरफ से नहीं हो रहा है, डायरेक्ट तो ये कर ही नहीं रहा था, इनडायरेक्ट भी नहीं कर रहा है। तो अब ये क्या हो चुका है? ये नवीनीकरण ऊर्जा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर शिफ्ट कर चुका है। तो ये अपनी जरूरत की बिजली को स्वयं से उत्सर्जित करके स्वयं उसका कंजम्पशन कर लेता है। ठीक है।
100% बिजली आवश्यकताओं के लिए नवीनीकरण ऊर्जा और पवन ऊर्जा पर निर्भर है, ठीक है। CO2 स्कोप 2 जो है, CO2 खरीदी गई बिजली से होने वाले उत्सर्जन का पूर्ण उन्मूलन कर लेता है। यह उपलब्धि भारत के स्वच्छ और टिकाऊ बंदरगाहों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। तो ये हम इन चीजों पे भी शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब केवल हमारा शिपयार्ड इसलिए नहीं बन रहा है कि हम 2047 तक साहब शिपयार्ड बना के तैयार कर देंगे। उसमें हम बहुत सी चीजें ऐसी भी कर रहे हैं, जो बंदरगाह है हमारे, हमारी जो समुद्री क्षेत्र हैं, उनमें जो चीजें हम गतिविधियां कर रहे हैं, उन पे हम इस चीज पे भी ध्यान दे रहे हैं कि हमारा जो ज्यादा से ज्यादा संचालन हो वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हो। बात समझ में आई? ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट का, अंतिम और लास्ट। अभी अभी पद्म पुरस्कारों की जो है घोषणा हुई थी, और उनमें बहुत सी चीजें होती हैं, मैं उसकी कैटेगरी के बारे में आपको बता देता हूँ, है ना। इसमें कुल कितने पुरस्कार बांटे गए, तो 65 से कुल पुरस्कार थे। हर साल ये इस तरीके से बांटे जाते हैं, अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न लोगों को दिए जाते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ बढ़िया उपलब्धि करी हो, है ना। तो 65 कुल पुरस्कार थे, इनमें से 2 पद्म भूषण थे, 7 पद्म विभूषण थे और 56 पद्म श्री थे, है ना। पद्म विभूषण जो वो है, के बारे में थोड़ा सा पता लगा लेते हैं। यह अपवाद स्वरूप और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा सर्वोच्च हमारा का नाम से वो है, सम्मान है ये भारत का, ठीक है। यह उच्च क्रम विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। और यह किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। ध्यान रखना, इनका अंतर विशेष है, क्योंकि ये अंतर पूछता है आपसे, कभी नहीं पूछेगा कि कितने किसको कितने कब मिले, क्योंकि ये हर साल की घटना है। तो आपको वो याद करने में और उसका कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होगा। लेकिन ये अंतर कि ये किसके लिए मिलता है, तो ये अपवाद स्वरूप और विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। और भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत का। यह उच्च क्रम की विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है, और वो क्या हो सकती हैं, तो वो बहुत सारी हैं। यह किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है, यानी पद्मश्री जब किसी को मिलता है तो वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति होगा, उसको मिल जाएगा। पद्म विभूषण नहीं मिल पाएगा, और पद्म भूषण नहीं मिल पाएगा। उसमें क्या चाहिए आपको, एक उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा चाहिए, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो जिन्होंने 1955 में ये नाम बदलकर राष्ट्रपति के आदेश पर बदलकर क्रमशः पद्म विभूषण, सबसे पहले 1954 में इन पुरस्कारों को केवल पद्म विभूषण के नाम से 3 वर्गों में, पहला, दूसरा और तीसरा वर्ग में बनाया गया था, ठीक है। ये पद्म विभूषण है। बाद में 1955 में इसके नाम बदल के अलग अलग तरीके से रखा गया है, ठीक है। तो ये है वो इसकी पद्म विभूषण का जो इतिहास है वो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये देता कौन है, तो राष्ट्रपति देती हैं। 1954 में पद्म विभूषण की स्थापना हुई, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आजादी के काफी साल बाद की गई थी। बात समझ में आ रही है? तो ये था आज का सेगमेंट। हमने बहुत सी चीजें इसमें कवर करी। जो चीजें हमें लग रही थी कि इनको थोड़ा विस्तार में बताने की जरूरत है, ये बार बार आपको समझने है, वो है। इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, मैंने इसको ज्यादा आपको बताने की कोशिश इसलिए नहीं करी है कि इसमें ज्यादा केवल अंतर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने। और ध्यान रखना कि ये कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को जब ये मिलता है, तो उसमें स्पष्ट लाइन लिखी गई कि विजेता इन पुरस्कारों का उपयोग अपने नाम के आगे या पीछे उपाधि के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसकी एक विशेष खासियत यही है कि जब आप किसी को ये देते हैं ना, तो वो ये नहीं कहेगा कि साहब भारत रत्न ये, पद्म विभूषण ये, पद्म भूषण ये नहीं करना है, ये कानूनन गलत है, ठीक है। तो ये था आज का सेगमेंट। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना, है ना। कल से कुछ और बढ़िया चीजें लेके आएंगे, और हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द हम ना अ, हिंदू के और इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल और उनके आर्टिकल छपते हैं, उनके ऊपर एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। तो उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, अगर हमें टॉपिक मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।